नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दिशा आईएएस के यूट्यूब चैनल में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई सुझाव और शिकायत है तो कमेंट ज़रूर करिए। अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। जैसा कि आप सभी को पता है कि यूपी पीसीएस 2022 का प्री एग्ज़ाम 12 जून को है और आप सभी तैयारी में ज़ोर शोर से लगे भी हैं। आपकी इसी तैयारी को संपूर्णता प्रदान करने के लिए दिशा आईएएस लेकर आया है जीएस के 40 दिन और 40 टेस्ट और सीसेट के 20 टेस्ट। जीएस के टेस्ट 40 दिन तक हर रोज़ कराए जाएंगे, जबकि सीसेट के 20 टेस्ट हर दूसरे दिन कराए जाएंगे। यह सभी टेस्ट यूपी पीसीएस की बदलती हुई प्रकृति तथा बढ़ती हुई प्रतियोगिता को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं, जिससे आपका चयन सुनिश्चित हो सके। अगर किसी भी साथी को टेस्ट सीरीज का पीडीएफ एक्सप्लेनेशन के साथ चाहिए तो नीचे दिए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे साथ निम्न माध्यम से भी जुड़ सकते हैं, जैसे टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम, कूल, ट्विटर। नमस्कार। हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। जीरो इफेक्ट स्कीम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस योजना में जीरो इफेक्ट शून्य वायु प्रदूषण, तरल निर्वहन और ठोस अपशिष्ट को संदर्भित करता है। इसे केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। प्रयुक्त कथनों में आप सबको सही आंसर बताना है, तो इसका सही आंसर है केवल ए। ठीक है। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। कॉफ़ी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? 17वीं शताब्दी में डचों के आगमन के बाद भारत में वाणिज्यिक खेती कॉफ़ी की खेती को पूरी तरह से फली फूली। भारत में कॉफ़ी उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा देश के भीतर ही खपत होता है। नंबर सी, कर्नाटक कुल कॉफ़ी उत्पादन के लगभग 70% के साथ सबसे बड़ा उत्पादक है। डी, भारत कॉफ़ी की अरेबिका और रोबस्टा का किस्मों का उत्पादन करता है, जिनमें से रोबस्टा का बाजार मूल्य अधिक होता है। इसका सही आंसर है दोस्तों सी, यानी कि कर्नाटक कुल कॉफ़ी उत्पादन के लगभग 70% का उत्पादक, सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक राज्य है कर्नाटक। इसी तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्रिप्टो करेंसी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्रिप्टो करेंसी एक विशिष्ट प्रकार की आभासी मुद्रा है जो क्रिप्टोग्राफिक एन्क्रिप्शन तकनीकी द्वारा विकेंद्रीकृत और संरक्षित है। हाल ही में भारत ने क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेशन के तहत लाने हेतु एक नया कानून बनाया है। इसका सही आंसर आपको बताना है, तो इसका सही आंसर है ए, यानी केवल एक। इसी तरह से हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ निम्नलिखित में किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो इसका सही आंसर है विश्व बैंक, यानी ऑप्शन बी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। ट्रस्टी ट्रस्ट के माध्यम से लाभान्वित व्यक्तियों या संगठनों की ओर से संपत्ति धारित करता है। भारतीय सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 ट्रस्टों की अवधारणा को कानूनी आधार देता है। इसका सही ऑप्शन आपको बताना है कि केवल ए है, बी है, या एक और दो दोनों हैं, या फिर सी है। तो इसका सही आंसर है ए, केवल एक। इसी तरह से हम लोग साथियों क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह किसी विशेष देश के ऋण में निवेश से जुड़े राजनीतिक जोखिमों का आकलन करता है। सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग प्राप्त करने से बाहरी ऋण बाजारों में बॉन्ड जारी करने में आसानी होती है। इसका सही आंसर आपको बताना है दोस्तों, केवल एक है, केवल दो, या सी एक और दो दोनों, या फिर ना तो एक ना ही दो। तो इसका सही आंसर है सी, यानी कि एक और दो दोनों। इसी तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से भारत में विनिवेश का उद्देश्य है? राजकोषीय बोझ को कम करना, निजी स्वामित्व को प्रोत्साहित करना, बाजार में प्रतिस्पर्धा को बनाए रखना और बढ़ावा देना। तो इसका सही आंसर आपको बताना है दोस्तों। इसका सही आंसर है डी, यानी कि एक, दो और तीनों। इसी तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पर बढ़ते हैं। त्रैमासिक रोजगार सर्वेक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के तहत श्रम ब्यूरो द्वारा जारी किया जाता है। इसमें संगठित क्षेत्रों में 10 या अधिक श्रमिकों को रोजगार देने वाले प्रतिष्ठान शामिल हैं। यह सर्वेक्षण केवल विनिर्माण एवं निर्माण क्षेत्रों के लिए आयोजित किया जाता है।
आप उपयुक्त कथनों में आपको सही आंसर बताने हैं। केवल 1, 2, केवल 2, 3, केवल 3, डी, केवल 1, 2 और 3। तो इसका सही आंसर है दोस्तों 1, यानी कि ए। 1 और 2 दोनों ऑप्शन सही हैं। इसी तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, टैक्स हेवन अपतटीय देश हैं जिसमें विदेशी नागरिकों एवं व्यवसायों को बहुत कम या कोई कर नहीं देना पड़ता है। टैक्स हेवन को व्यक्तियों और व्यवसायों के लिए उनकी कर नीतियों का लाभ लेने हेतु निवास या व्यावसायिक उपस्थिति की आवश्यकता होती है। नंबर 3, वित्तीय खाता सूचना के स्वचालित विनिमय के लिए मानक का उद्देश्य अपतटीय निवेश रिपोर्टिंग के प्रवर्तन को बढ़ाना है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ए, यानी 1 और 3 दोनों। इसी तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पर बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। योजना का उद्देश्य रसद लागत को कम करने हेतु बुनियादी अवसंरचना परियोजनाओं के नियोजन और निष्पादन का समन्वय करना है। इसका उद्देश्य औद्योगिक गलियारों को विकसित करना और सभी गांवों में 4G कनेक्टिविटी का विस्तार करना है। तो दोस्तों आपको इसका आंसर सही बताना है। केवल 1 है या केवल 2 है या 1 और 2 दोनों है, या फिर ना तो 1 और ना ही 2 है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों सी, यानी कि 1 और 2 दोनों। इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पर। चीन में आर्थिक मंदी के परिणाम स्वरूप भारत की निम्नलिखित में से किस क्षेत्र पर प्रभाव पड़ेगा। चीन में आर्थिक मंदी अगर होती है तो भारत पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, इसका आपको आंसर देना है। भारत की आयात पर प्रभाव पड़ेगा, निर्यात पर प्रभाव पड़ेगा, निवेश पर प्रभाव पड़ेगा। तो इसका सही आंसर आपको बताना है। इसका सही आंसर होगा डी, यानी कि तीनों चीज़ों पर प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि भारत चीन से बहुत ज़्यादा आयात करता है, हालांकि निर्यात भी है, लेकिन उसको जो बजट चीन के साथ भारत का व्यापार घाटा काफ़ी अधिक है। इसी तरह से हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। ब्रेंट क्रूड ऑयल का उत्पादन उत्तरी सागर में शेटलैंड द्वीप और नॉर्वे के बीच तेल क्षेत्रों में होता है। ब्रेंट भारत में तेल की कीमतों का बेंचमार्क है। ब्रेंट क्रूड के लिए शिपिंग की लागत आमतौर पर कम होती है। आपको इस समय पता होना चाहिए कि तेल जो है बहुत ही कच्चा तेल बहुत ही महंगा है, और किन किन देशों से कैसे आता है, इसके क्या क्या वो है नॉर्म्स हैं, इसको लेकर के ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो 12 नंबर का सही आंसर होगा डी, यानी कि 1, 2 और तीनों। इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड योजना सोने की मांग को कम करने और घरेलू बचत के एक हिस्से को स्थानांतरित करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। भारत सरकार की ओर से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बॉन्ड जारी किया जाता है। बॉन्ड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से बेचे जाते हैं। तो इसका सही आंसर दोस्तों है डी, यानी कि 1, 2 और तीनों सही हैं। इसी तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। प्रायः समाचारों में देखा जाने वाला ओसाका ट्रैक किससे संबंधित है। डेटा प्रवाह और इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स से, मिनामाता खाड़ी में समुद्री जीवन के प्रबंधन से, आपदाओं के प्रभाव को कम करने से, कोविड महामारी के दौरान ओलंपिक 2020 के प्रबंधन के लिए विकसित तंत्र से। तो इसका सही आंसर आपको बताना है दोस्तों। इसका सही आंसर है ए, यानी कि डाटा प्रवाह और इलेक्ट्रॉनिक्स कॉमर्स से। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की ओर आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह भारत का एक वैधानिक निकाय है। इसका मुख्यालय गुजरात में गिफ्ट सिटी गांधीनगर में है। उपयुक्त कथनों में से आपको सही आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों सी, यानी कि 1 और 2 दोनों। इसी तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। अब नींद्रनाथ टैगोर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उनके द्वारा बनाए गए चित्र भारत में आधुनिक कला आंदोलन के
अध्ययन हेतु महत्वपूर्ण स्रोत हैं। उन्होंने औपनिवेशिक शासन के तहत कला के पश्चिमी मॉडलों के प्रभाव का मुकाबला करने के लिए मुगल और राजपूत शैलियों के आधुनिकीकरण की मांग की। आपको इसका सही उत्तर चुन के बताना है। तो इसका सही उत्तर है सी, यानी कि 1 और 2 दोनों। इसी तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा का समर्थन प्राप्त नहीं था। इसमें महिलाओं की भागीदारी का अभाव था। तो भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया? इसमें 0 आवर क्या थी? तो इसका आपको आंसर भी साथ में बताना है। ठीक है, अब इसका आंसर सही बताते हैं। इसका सही आंसर होगा केवल बी, यानी कि इसमें आपसे एक गलत आंसर पूछा गया है कि कौन सा आंसर गलत है। इसी तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एटक के गठन में बाल गंगाधर और तिलक और लाला लाजपत राय ने प्रमुख भूमिका अदा की थी। जोसेफ बैटिस्टा एटक के पहले अध्यक्ष बने थे। नंबर 3, यह ब्रिटिश लेबर पार्टी के विचारों से प्रभावित थी। उपर्युक्त कथनों में आपको सही उत्तर बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, यानी कि 1 और 3 दोनों सही हैं। इसी तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। स्वामी विवेकानंद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने उन्हें आधुनिक भारत का निर्माता कहा था। उन्होंने विश्व को सांख्य और न्याय के भारतीय दर्शन से परिचित कराया। प्रत्येक वर्ष स्वामी विवेकानंद की जयंती राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाई जाती है। आपको ये बताना है कि राष्ट्रीय युवा दिवस किस दिन मनाया जाता है, क्या डेट होती है। इसके साथ ही आपको इसका आंसर सही बताना है। इसका सही आंसर है दोस्तों सी, यानी कि 1 और 3 दोनों। इसी तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। सर चेट्टूर शंकरन नायर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह जलियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान हुए अत्याचारों की जांच के लिए स्थापित हंटर कमेटी के सदस्यों में से एक थे। उन्होंने मोंटेगू चेम्सफोर्ड सुधारों में प्रावधानों के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आपको बताना है कि जलियांवाला बाग किस डेट को हुआ था। डेट जरूर, पीसीएस के लिए आपको डेट जरूर याद रखनी है बहुत सारे इवेंट की, इसलिए आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इसका जो है डेट कब थी जलियांवाला बाग कांड की। ठीक है, तो आपको इसका आंसर सही बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, यानी कि केवल 2। इसी तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान फ्रांस और सोवियत संघ मित्र राष्ट्रों की शक्तियों का हिस्सा थे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारतीय सेना सबसे बड़ी स्वयंसेवी शक्ति थी, जिसने ध्रुवीय शक्तियों के हिस्से के रूप में मित्र देशों की शक्तियों से लड़ाई लड़ी थी। आपको ये बताना है कि मित्र देश में कौन कौन से देश शामिल थे और दूसरे विपक्ष के देशों में कौन कौन से देश शामिल थे। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ए, यानी केवल 1। इसी तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं। रॉबर्ट क्लाइव ने वर्ष 1798 सहायक संधि की शुरुआत की थी। इस संधि पर सर्वप्रथम अवध के नवाब ने हस्ताक्षर किए थे। अंग्रेजों ने सहायक संधि के तहत संरक्षित राज्यों की रक्षा और विदेशी मामलों को नियंत्रित किया। इसका आपको सही आंसर बताना है। इसका सही आंसर है सी, यानी कि केवल 3। इसी तरह से अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 पर आते हैं। नील दर्पण 19वीं सदी का एक नाटक था, जिसमें यूरोपीय नील बागान मालिकों द्वारा भारतीय किसानों के साथ किए गए व्यवहार को दर्शाए थे या किसके द्वारा लिखा गया था। तो आपको इसका आंसर बताना है 23 का। इसका सही आंसर आपको पता होगा, दीन बंधु मित्र। इसी की तरह साथ हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। निम्नलिखित में से किसकी रचना बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा की गई थी है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने कौन सी रचना लिखी है? आपको
कौन कौन सी रचनाएं लिखी हैं। 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, यानी कि नंबर 1 आनंद मठ, बिस्सा ब्रीच, कपाल कुंडला और नंबर 4 देवी चौधरानी। तो इसका सही आंसर आपको है केवल 1 और 2, यानी कि आनंद मठ और बिस्सा ब्रीच। इसी तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सन्यासी विद्रोह वर्ष 1770 के भीषण अकाल के बाद शुरू हुआ। बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास आनंद मठ बंगाल के सन्यासी विद्रोह से प्रभावित था। तो आपको इसका सही आंसर बताना है। इसके सही आंसर है सी, यानी कि 1 और 2 दोनों। नंबर 26 की तरफ, स्वदेशी आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सही है। नंबर ए, स्वदेशी आंदोलन बंगाल के विभाजन को रोकने के लिए उग्रवादी राष्ट्रवादियों द्वारा शुरू किया गया एक विभाजन विरोधी आंदोलन था। स्वदेशी आंदोलन के दौरान लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल उग्रवादी समूह के महत्वपूर्ण नेता थे। सी, स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा वर्ष 1906 में कलकत्ता में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन में की गई थी। नंबर डी, वर्ष 1913 में लॉर्ड एल्गिन द्वारा बंगाल के विभाजन को मुख्य रूप से स्वदेशी आंदोलन के कारण हुए क्रांतिकारी उग्रवाद पर अंकुश लगाने के लिए रद्द कर दिया था। आपको इसका सही आंसर बताना है। तो आप देख रहे हैं कि जो डी है वो तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि 1911 में ये बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था। बंगाल विभाजन 1906 में हुआ, इसलिए सी भी गलत हो गया। इसी तरह से ये बी इसका एकदम ऑप्शन सही होगा 26 का। तो यानी कि क्योंकि लाल बाल पाल इसी आंदोलन से उभर कर सामने आए थे। ठीक है, तो अब इसका आंसर हो गया सी। इसी तरह से बी, सॉरी। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 27 पर आते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर के संबंध में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। उन्होंने वर्ष 1921 में पारंपरिक शिक्षा को चुनौती देने हेतु विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना की। वे नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले गैर यूरोपी थे। उन्हें 1919 में ब्रिटिश किंग जॉर्ज पंचम द्वारा जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर केवल 3 है। क्यों? क्योंकि इसमें पूछा गया है कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। इन्होंने अपने नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी, ना कि इन्हें नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया था। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। गलत पूछा गया आपसे। इसी तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ बढ़ते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य थे। इन्होंने वर्ष 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। महात्मा गांधी ने इन्हें अपना राजनीतिक गुरु माना था। इसके बाद उपयुक्त कथनों में कौन सा कथन सही है। आपको सही आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर है 1, 2, 3, यानी कि ये इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य थे। इन्होंने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की भी स्थापना की। महात्मा गांधी इन्हें अपना राजनीतिक गुरु भी मानते थे, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। अब क्वेश्चन नंबर 29 की ओर बढ़ते हैं। वीर सावरकर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इन्होंने वर्ष 1905 में लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की। नंबर 2, वर्ष 1919 में उन्हें पार्लियामेंटो सुधारों के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह की साजिश रचने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। नंबर 3, द हिस्ट्री ऑफ द वॉर ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस वीर सावरकर द्वारा लिखित एक पुस्तक है। तो इसका आपको सही आंसर बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, क्योंकि 2 और 3, यानी कि ऑप्शन बी, क्योंकि उन्होंने वर्ष 1905 में इंडिया हाउस की स्थापना नहीं की थी। ठीक है, अब हम लोग, यानी इसका ऑप्शन है बी। इसी तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़ते हैं।
गुटनिरपेक्ष आंदोलन नैम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे शीत युद्ध के दौरान राज्यों के एक ऐसे संगठन के रूप में गठित किया गया था जो औपचारिक रूप से स्वयं को संयुक्त राज्य अमेरिका या सोवियत संघ के साथ संरेखित नहीं रखना करना चाहते हैं। नंबर 2, नैम के संस्थापक सिद्धांतों को हवाना उद्घोषणा में अपनाया गया था। नंबर 3, जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्रित्व काल में भारत गुटनिरपेक्ष आंदोलन के अग्रणी देशों में से एक था। तो आपको इसका सही आंसर बताना है। इसका सही आंसर आप देख रहे हैं कि भारत प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के समय में अग्रणी देश था। इसी तरह से इसे शीत युद्ध के दौरान संगठन सोवियत संघ के साथ संरेखित नहीं करना चाहते थे, क्योंकि ना ये लोग अमेरिका पथ गुट में शामिल होना चाहते थे और ना ही सोवियत संघ गुट में। तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा 1 और 3 यानी कि सी। इसी तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 की ओर बढ़ते हैं। यह बांध महानदी नदी पर बनाया गया है। यह भारत का सबसे लंबा बांध है। देब्रीगढ़ वन्यजीव अभयारण्य इस बांध के पास स्थित है। निम्नलिखित में से किस बांध का वर्णन किया जा रहा है? तो आपको इसका सही आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर होगा हीराकुंड बांध, यानी कि ये सबसे पुराना और भारत का सबसे लंबा बांध है। इसी तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 की ओर आते हैं। तुंगभद्रा नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह कृष्णा नदी की एक सहायक नदी है जो अरब सागर में गिरती है। पंपा सागर बांध तुंगभद्रा नदी पर बना है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां भद्रा, हरिद्रा, वेदवती और तुंगा हैं। इसका सही आंसर दोस्तों है 2 और 3 यानी कि सी ऑप्शन। इसी तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 पर बढ़ते हैं। लोकटक झील के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। इसे माधुरी झील के नाम से जाना जाता है। तो लोकटक झील कहाँ पर है ये आपको बताना है, और इसके पहले आपको इसका आंसर देना है कि 33 का आंसर क्या होगा। तो 33 का आंसर होगा ए, यानी कि केवल 1। इसी तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ बढ़ते हैं। भूकंप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गतिमान लिथोस्फेरिक या क्रिस्टल प्लेटों के बीच संचरित दबाव का मुक्त होना इसका मुख्य कारण है। पृथ्वी की सतह के नीचे का वह स्थान जहां से भूकंप शुरू होता है अधिकेंद्र कहलाता है। बढ़ाती बेनियोव जोन डीप अर्थक्वेक भूकंप से संबंधित हैं। अब आपको इसका सही आंसर बताना। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 1 और 3। इसी तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ बढ़ते हैं। सांभर झील के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह भारत का सबसे बड़ा अंतर्देशीय लवणीय जल निकाय है। इसे 1990 में रामसर साइट घोषित किया गया था। यह घग्गर नदी के जल से जल ग्रहण करता है। तो क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर है 1 और 2। यह भारत का सबसे बड़ा अंतर्देशीय लवणीय जल निकाय है और यह इसे 1990 में रामसर साइट घोषित किया गया था। ठीक है। इसी तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 36 को ले चलते हैं। मिल्की सी घटना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह समुद्री बायोलुमिनिनेसेंस का एक दुर्लभ रूप है। यह घटना चमकदार बैक्टीरिया और सूक्ष्म शैवाल के मध्य सैप्रोफाइटिक संबंध से उत्पन्न होती है। हिंद महासागर दृढ़ अपने सकारात्मक चरण के दौरान इसके निर्माण के लिए अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करता है। तो आपको 36 का सही आंसर बताना है। इसका सही आंसर है दोस्तों डी, यानी कि 1, 2 और 3 तीनों। इसी तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 37 की ओर बढ़ते हैं। जल विद्युत परियोजनाएं किस नदियों पर स्थित है? जैसे टिहरी बांध किस भागीरथी नदी, तपोवन विष्णुगढ़ अलकनंदा नदी,
विष्णुगढ़, पिपली कोठी, धौली, गंगा नदी। इसका सही आंसर आपको मिलाना है कि ये सही है या गलत है, कौन सा गलत है कौन सा सही ऑप्शन दिया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, यानी टिहरी बांध भागीरथी नदी पर बना है। इसी तरह से आपको तपोवन और विष्णुगढ़ के बारे में भी बताना है कमेंट करके। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 38 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मैंग्रोव वनों की विशेषताएं हैं? उच्च मात्रा में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, ये जीवंत होते हैं, इनके रसीले पत्ते होते हैं। तो आपको इसका सही आंसर बताना है। सही आंसर है बी, केवल 2 और 3। ठीक है। अब आपको एक और क्वेश्चन बताना है कमेंट बॉक्स में कि ये जो मैंग्रोव वन हैं ये सबसे ज़्यादा किस राज्य में पाए जाते हैं। ठीक है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 39 की ओर। आदिवासी समुदायों की सबसे अधिक संख्या आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। राजस्थान से पश्चिम बंगाल तक फैली केंद्रीय जनजाति पट्टी में स्वदेशी आबादी का अधिकतम संकेंद्रण है। इसका सही ऑप्शन आपको बताना है। इसका सही आंसर केवल 2, यानी कि बी। इसी तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 की ओर बढ़ते हैं। हीट डोम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह उत्तर पश्चिमी प्रशांत और कर्नाटक के कुछ हिस्सों में तेज ग्रीष्म लहर की घटना है। यह घटना तब शुरू होती है जब समुद्र के तापमान में तेजी से परिवर्तन होता है। आपको इसका सही आंसर बताना है 40 का। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, यानी कि 1 और 2 दोनों। इसी तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ बढ़ते हैं। नील नदी भूमध्य रेखा के उत्तर में बुरुंडी में निकलती है। ठीक है। इसके बाद नील नदी एक चापाकार डेल्टा का निर्माण करती है। ग्रैंड इथोपियन रेनेसा डैम ब्लू नील नदी पर बनाया गया है। आपको इसका सही आंसर बताना है। इसका सही आंसर है बी, केवल 2 और 3। अब आपको ये भी बताना है कि नील नदी का उद्गम कहाँ से होता है और इसके आसपास कौन कौन से देश स्थित हैं, ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 42 की ओर बढ़ते हैं। अमेजन वर्षा वनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अमेजन वर्षा वन उत्तरी दक्षिणी अमेरिका में पाए जाने वाले उष्णकटिबंधीय वर्षा वन हैं। या पूर्व में अटलांटिक महासागर और पश्चिम में प्रशांत महासागर से घिरा है। उपर्युक्त कथनों में आपको सही आंसर बताना है। तो आप सबसे पहले ये बताइएगा कि जो अमेजन वर्षा वन हैं ये किन किन देशों में इनका विस्तार है या फैले हुए हैं। ठीक है। इसके बाद आप इसका सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर है केवल 1, यानी कि ए ऑप्शन हो जाएगा। इसी तरह हम लोग क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ बढ़ते हैं। या मेसोजोइक युग की समाप्ति के आसपास उभरी या पश्चिमी यूरोप के भौगोलिक क्षेत्रों में सबसे प्रमुख है। मोंट ब्लांक इस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है। उपर्युक्त कथन निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला का सबसे उपयुक्त वर्णन करते हैं? तो ये जो है आपको आल्पस पर्वत का हाल बताया जा रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। इसी तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 44 की ओर आते हैं। सतलुज नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। या ब्यास और झीलम के बाद सिंधु नदी की तीसरी सबसे लंबी सहायक नदी है। यह नदी हिमालय के दक्षिणी ढलान से निकलती है। सतलुज नदी पाकिस्तान में प्रवेश करने से पहले हरिके में ब्यास नदी से मिलती है। तो इसका सही आंसर है सी, यानी केवल 3। इसी तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ बढ़ते हैं। ज्वार भाटा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बृहद ज्वार तब होता है जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक ही रेखा में होते हैं। निम्न ज्वार में समुद्र का पानी सूर्य और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव द्वारा तिरछे विपरीत दिशाओं में खींचा जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप निम्न ज्वार उत्पन्न होता है।
आपको इसका सही आंसर बताना है। इसका सही आंसर है 1 और 2 दोनों। इसी तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ बढ़ते हैं। काकेशस पर्वत प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह पर्वत प्रणाली काला सागर और कैस्पियन सागर के बीच फैली हुई है। ये पर्वत प्रणाली यूरोप की सबसे ऊंची चोटी पर स्थित है। इसका सही ऑप्शन आपको बताना है। इसका सही ऑप्शन है सी, यानी कि 1 और 2 दोनों। इसी तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 47 की ओर बढ़ते हैं। इस नदी का उद्गम पश्चिमी घाट के वरुसनाडु पहाड़ी से होता है। यह नदी तमिलनाडु के पांड्य नाडु क्षेत्र से होकर गुजरती है। यह नदी पंबन ब्रिज के पास पाक डमरूमध्य में जाकर गिरती है। इस नदी का संगम साहित्य में उल्लेख मिलता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सी नदी के बारे में चर्चा की जा रही है? तो इसका सही आंसर है वैगई नदी, यानी ऑप्शन हो जाएगा आपका ए। इसी तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 48 की ओर बढ़ते हैं। कोसी नदी का स्रोत तिब्बत में है। कोसी नदी बिहार के कटिहार जिले में गंगा नदी में मिलती है। कोसी को बिहार का शोक भी कहा जाता है। आपको क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर बताना है। तो इसके सभी आंसर सही हैं, यानी 1 2 तीनों आंसर सही हैं, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भूमि और समुद्र के अलग अलग ताप और शीतलन भारत में दक्षिण पश्चिमी मानसून के लिए अनुकूल परिस्थितियों का निर्माण करते हैं। तिब्बती पठार पर प्रबल ऊर्ध्वाधर पवनों की धाराएं और कम दबाव का गठन भारत में उत्तर पूर्वी मानसून को बढ़ावा देता है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, यानी कि केवल 1। इसी तरह से हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की ओर। काला सागर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह तुर्की, रोमानिया और बुल्गारिया से घिरा एक अंतर्देशीय जल निकाय है। डारडेनेल्स जल डमरूमध्य, बोस्फोरस जल डमरूमध्य तथा मरमरा सागर काला सागर और भूमध्य सागर के बीच एक ट्रांजिशन जोन बनाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सी। हम लोग क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए किसी भी भाषा पर विचार करने हेतु कोई निश्चित मानदंड नहीं है। वर्तमान 22 भाषाओं में से 14 को मूल रूप से भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। नंबर 3, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को 1992 के 71वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। उपर्युक्त कथनों में से आपको सही आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 2 3, यानी कि डी। इसी तरह से अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ बढ़ते हैं। एक व्यक्ति को 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। राज्यपाल प्रत्येक मामले पर मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली राज्य मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर कार्य करने के लिए बाध्य है। तो इसका सही आंसर आपको बताना है। तो सही आंसर होगा केवल 1, यानी कि ए ऑप्शन। अब हम लोग 53 की तरफ बढ़ते हैं। संवैधानिक प्रावधान अपनाया गया है। लोकसभा अध्यक्ष का पद ब्रिटेन से, अवशिष्ट शक्तियां ऑस्ट्रेलिया से, समवर्ती सूची जर्मनी से, राष्ट्रपति चुनाव आयरलैंड से। उपर्युक्त युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? जो सही सुमेलित हो उसको आपका आंसर बताना है। तो इसमें केवल जो है 1 और 4 सही सुमेलित है। तो इसलिए सही ऑप्शन हो गया ए, यानी कि लोकसभा अध्यक्ष का पद ब्रिटेन से और राष्ट्रपति चुनाव आयरलैंड से लिए गए हैं। इसी तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष में परिसीमन आयोग का गठन नहीं किया गया था? अब तक परिसीमन आयोग कितने बार गठित किए गए हैं, ये आप लोगों को बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, यानी 1993 में परिसीमन आयोग का गठन नहीं किया गया। आपको बताना है कि
कितनी बार परिसीमन आयोग गठित किए गए और कब कब, ये कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। उच्च न्यायालयों को अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिनियम के तहत कार्यवाही को रद्द करने का अधिकार नहीं है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 142 सर्वोच्च न्यायालयों को अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिनियम के तहत कार्यवाही को रद्द करने के लिए निहित शक्तियां प्रदान करता है। तो इसका सही ऑप्शन आपको बताना है दोस्तों। इसका सही ऑप्शन है केवल एक, यानी कि ए ऑप्शन। इसी तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 56 की ओर बढ़ते हैं। आदर्श आचार संहिता अनुच्छेद 324 के तहत एक संवैधानिक प्रावधान है। भारतीय संविधान का भाग 15 चुनावों से संबंधित है। ठीक है, इसका आंसर आपको बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा केवल 2, यानी कि बी ऑप्शन। इसी तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 57 की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39A यह सुनिश्चित करता है कि आर्थिक या दिव्यांगता के कारण किसी भी नागरिक को न्याय हासिल करने के अवसरों से वंचित न किया जाए। विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत मुफ्त कानूनी सेवाएं केवल सिविल मामलों में प्रदान की जाती हैं। इस उपयुक्त कथनों में कौन सा कथन सही है? तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, केवल एक। इसी तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ बढ़ते हैं। संसदीय विशेषाधिकार निम्नलिखित में से किसको प्राप्त हैं? लोकसभा सदस्य को, राज्यसभा सदस्य को, राष्ट्रपति को, भारत के महान्यायवादी को, या संसदीय सदनों की समितियां। इनमें से आपको सही आंसर बताना है कि संसदीय विशेषाधिकार किसको किसको मिले हुए हैं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, यानी 1 लोकसभा सदस्य को मिले हुए हैं, 2 यानी राज्यसभा सदस्य को भी मिले हुए हैं, नंबर 4 महान्यायवादी को मिले हुए हैं, नंबर 5 कूट संसदीय सदनों की समितियों को। यानी कि राष्ट्रपति को संसदीय विशेषाधिकार नहीं मिला हुआ है, जबकि राष्ट्रपति संसद का अनिवार्य अंग है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी 1, 2 और 4 और 5। इसी तरह से अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 59 की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में बाढ़ नियंत्रण और शमन का सीधे तौर पर उल्लेख नहीं किया गया है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में समवर्ती सूची के तहत अंतर्राज्यीय नदियों और नदी घाटियों के विनियमन एवं विकास का उल्लेख किया गया है। तो इसका सही आंसर बताना है आपको दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाएगा 1, यानी कि केवल 1, ए ऑप्शन। इसी तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 60 की ओर बढ़ते हैं। शिक्षा राज्य सूची का विषय हिस्सा है। शिक्षा से संबंधित प्रावधान संविधान के भाग 3 में निहित हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो आपको इसका सही आंसर बताना है। तो शिक्षा राज्य सूची का विषय नहीं है, केवल ये समवर्ती सूची का, यानी कि राज्य और केंद्र शिक्षा पर नियम बना सकते हैं और इसको संविधान में शामिल नहीं किया गया। ये समवर्ती सूची का हिस्सा है, भाग 3 में निहित नहीं है। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा ना तो 1 ना तो 2, यानी कि डी ऑप्शन। इसी तरह से हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ। कोलिजियम प्रणाली को तीसरे न्यायाधीश मामले में प्रस्तुत किया गया था। उच्च न्यायालय कोलिजियम में न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में सरकार कोई भूमिका नहीं निभाती है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी कि ना तो 1 और ना ही 2। आपको बताना है कोलिजियम किस संविधान संशोधन उसमें लाया गया था। कोलिजियम प्रणाली में कौन कौन से लोग शामिल होते हैं जब न्यायाधीशों की नियुक्ति में, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसी तरह से अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ बढ़ते हैं।
नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक की अवधि तक है। यह केंद्र और राज्य दोनों स्तरों के वित्तीय खातों का ऑडिट करता है। इसे राष्ट्रपति द्वारा उसी आधार पर और उसी तरीके से हटाया जा सकता है जिस तरह से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 1, 2 और 3 तीनों सही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 63 की तरफ, भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रदान करता है कि राज्य भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों को एक समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी यूनिवर्सल सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। तो ये आपको बताना है कि इसका सही आंसर क्या है, और साथ में आपको कमेंट करके ये भी बताना है कि ये डीपीएसपी का हिस्सा है, मूल अधिकारों का हिस्सा है, या फिर मूल कर्तव्यों का हिस्सा है, या किस भाग में है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, अनुच्छेद 44 में आप जो है समान नागरिक संहिता बनाई जा सकती है। इसी के बाद हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 64 की ओर। किसी कानून को निरस्त करने के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत की संसद उसी संवैधानिक प्रावधान से कानून को निरस्त करने की अपनी शक्ति प्राप्त करती है जिससे वह कानून बनाने की शक्ति प्राप्त करती है। यदि कानून में सनसेट क्लॉज है तो संसद को किसी कानून को निरस्त करने के लिए कोई अन्य कानून बनाने की आवश्यकता नहीं है। इसका सही ऑप्शन आपको बताना है। इसका सही ऑप्शन है डी, ना तो 1 और ना ही 2। इसी तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 65 की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 111 में भारत के राष्ट्रपति की वीटो शक्ति निर्देशित है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 112 राज्य विधायिका द्वारा पारित विधेयकों को दी गई सहमति के संबंध में राज्यपाल की शक्तियों से संबंधित है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 111 में भारत के राष्ट्रपति की वीटो शक्ति निर्देशित है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 66 की ओर आते हैं। पैंगोलिन एकमात्र स्तनपायी है जिसकी त्वचा को ढकने के लिए बड़े केरोटिन स्केल्स होते हैं। भारतीय पैंगोलिन मुख्य रूप से भारत में शुष्क क्षेत्र, उच्च हिमालय और पूर्वोत्तर क्षेत्र में पाया जाता है। भारतीय पैंगोलिन को IUCN रेड लिस्ट में संकटग्रस्त प्रजातियों के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। 66 का आपको आंसर बताना, इसका आंसर हो जाएगा 1, 2, 3 यानी कि डी ऑप्शन। इसी तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 67 की तरफ बढ़ते हैं। BS6 ईंधन मानदंडों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। BS4 ईंधन की तुलना में BS6 ईंधन में वायु प्रदूषण बहुत कम है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड इन मानकों को लागू करता है। उपयुक्त कथनों में से आपको सही आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों, यानी कि सी। इसी तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 68 की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। UNFCCC कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26 COP26 में भारत ने वर्ष 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों से 500 गीगावाट स्थापित बिजली क्षमता प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध किया है। वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड को भारत और UK द्वारा संयुक्त रूप से COP26 में जारी किया गया था। तो इसका सही आंसर आपको बताना है दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 1 और 2 दोनों। इसी तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 69 की ओर बढ़ते हैं। यह वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ जू एंड एक्वेरियम का सदस्य बनने वाला देश का पहला चिड़ियाघर था। इसे भारतीय पैंगोलिन और सफ़ेद बाघ के प्रजनन के लिए एक प्रमुख चिड़ियाघर के रूप में मान्यता प्राप्त है। नंबर 3, यह दुनिया का पहला कैप्टिव मगरमच्छ प्रजनन केंद्र था, जहां वर्ष 1980 में घड़ियाल को कैद में रखा गया था। उपयुक्त कथन सबसे उपयुक्त रूप से उड़ीसा के निम्नलिखित में से किस संरक्षित क्षेत्र का वर्णन करते हैं। तो इसका सही आंसर है नंदनकानन वन्य जीव अभयारण्य, यानी कि ऑप्शन सी।
इसी तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 70 की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में खबरों में इस्सी सानेक है संयुक्त अरब अमीरात द्वारा लॉन्च किया गया एक उपग्रह, पौधों की एक नई खोजी गई आक्रामक प्रजाति, एक डायनासोर प्रजाति जो ग्रीनलैंड पर रहती है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के एक आदिवासी समूह से संबंधित एक प्रकार की भाषा। तो इसका सही आंसर आपको बताना, इसका सही आंसर है सी, एक डायनासोर प्रजाति जो ग्रीनलैंड पर रहती थी। इसी तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 71 की ओर आते हैं। वायु गुणवत्ता सूचकांक के तहत निम्नलिखित में से किस प्रदूषक की निगरानी की जाती है? तो आपको इसका आंसर सही बताना है। इसका सही आंसर कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, अमोनिया, इस चारों में से कौन सा आंसर सही होगा? तो डी यानी 1, 2, 3 और 4 यानी चारों की निगरानी एक्यूआई में की जाती है। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बंगाल की खाड़ी में गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदियों के डेल्टा पर सुंदरवन मैंग्रोव वन हैं। विश्व विरासत समुद्री कार्यक्रम के तहत सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान भारत का एकमात्र सूचीबद्ध स्थल है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी कि 1 और 2 दोनों। इसी तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 73 की ओर बढ़ते हैं। गंगा नदी डॉल्फिन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे भारत के राष्ट्रीय जलीय जंतु के रूप में मान्यता प्राप्त है। यह केवल मीठे पानी में ही जीवित रह सकता है। इसे IUCN रेड लिस्ट में लुप्तप्राय के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी कि 1, 2 और तीनों ऑप्शन एकदम सही हैं। इसी तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 74 की ओर बढ़ते हैं। तेंदुआ भारतीय उपमहाद्वीप और दक्षिण पूर्व एशिया में ही पाया जाता है। तेंदुए को IUCN रेड लिस्ट के अंतर्गत लुप्तप्राय के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। 2014 के बाद से भारत में तेंदुओं की संख्या में लगातार वृद्धि हुई है। इसका आंसर आपको बताना है। इसका सही आंसर केवल सी, यानी कि केवल 3 है, यानी तेंदुआ लुप्त प्राय नहीं है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 75 की ओर। बड़े पैमाने पर विलुप्त होने की घटना तब होती है जब प्रजातियां इस प्रतिस्थापित होने की तुलना में बहुत तेज़ी से गायब होती हैं। पृथ्वी ने अब तक कभी भी बड़े पैमाने पर विलुप्त होने की घटना नहीं देखी है। इसका सही आंसर है आपका ए, केवल 1। क्वेश्चन नंबर 76 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन हरित धारा का सबसे अच्छा वर्णन करता है? यह एकल कृषि पद्धति के हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए शुरू किया गया एक कार्यक्रम है। यह मवेशियों द्वारा मीथेन उत्सर्जन को कम करने के लिए विकसित एक फीड सप्लीमेंट है। यह मवेशियों के अधिक चरने से प्रभावित भूमि के कायाकल्प हेतु एक पहल है। इसका उद्देश्य गोजाति आबादी की स्वदेशी नस्लों का विकास और संरक्षण करना है। तो इसका सही आंसर है आपका डी। इसका उद्देश्य गोजाति आबादी की स्वदेशी नस्लों का विकास और संरक्षण है। अब इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 77 की ओर आते हैं। भारत में विश्व स्तर पर सर्वाधिक पशुधन मौजूद है। पिछले दशक में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में पशुधन के योगदान में गिरावट आई है। राष्ट्रीय पशुधन मिशन को श्वेत क्रांति की एक उप योजना के रूप में लागू किया जा रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 1 और 3। इसी तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 78 की ओर बढ़ते हैं। आनुवांशिक रूप से संशोधित फसलें संगरोध प्रणाली जर्म वारफेयर उपरोक्त में से कौन सी विधि कीट नियंत्रण विधियों के रूप में प्रयोग की जा सकती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, यानी कि 1, 2 और 3 तीनों। इसी तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 79 की ओर आते हैं। 1960 के दशक से भारत में चावल और गेहूं की खेती में जस्ता एवं लोहे के अनाज घनत्व में गिरावट की प्रवृत्ति देखी जा रही है। गेहूं और चावल में पोषक तत्वों की कमी अनाज की अधिक उपज के कारण
होती है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है, आपको इसका आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, यानी 1 और 2 दोनों। इसी तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 80 की ओर बढ़ते हैं। प्राकृतिक रबड़ के बागान को नम और अर्ध जलवायु के साथ 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक के तापमान की आवश्यकता होती है। आनुवांशिक रूप से संशोधित रबड़ संयंत्र मैग्नीज युक्त सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज जीन के साथ ठंड और सूखे जैसे पर्यावरणीय स्थितियों का सामना कर सकता है। भारत में तमिलनाडु एक शीर्ष रबर उत्पादक राज्य है। तो इसका सही आंसर आपको बताना है दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाएगा 1, यानी केवल 1 और 2। और आपको बता दें कि केरल रबड़ का शीर्ष उत्पादक राज्य है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 81 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से देश लिथियम त्रिकोण का निर्माण करते हैं? ठीक है, अभी तक आपने 2 तरह के त्रिकोण सुने थे। एक जो है भारत के बगल में दोनों हैं त्रिकोण, लेकिन एक अब इस बार हम लोग जो है लिथियम त्रिकोण की बात करें। उन दोनों त्रिकोणों को आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि वो त्रिकोण दोनों कौन कौन से और हैं। ठीक है, अब इसका सही आंसर हो जाएगा चिली, अर्जेंटीना और बोलीविया, यानी यहाँ पर लिथियम सबसे अधिक पाया जाता है। नंबर 82 की ओर बढ़ते हैं। गगनयान चंद्रमा पर मानव रहित मिशन है। गगनयान मिशन को लॉन्च करने के लिए GSLV M-3 का इस्तेमाल किया जाएगा। इसका सही आंसर है बी, यानी कि केवल 2। इसी तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 83 की ओर बढ़ते हैं। इमेजिंग एक्सरे पोलारीमेट्री एक्सप्लोरर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। IXPE वेधशाला नासा और इटालवी अंतरिक्ष एजेंसी का संयुक्त प्रयास है। IXPE चंद्रा एक्सरे वेधशाला की जगह लेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, यानी केवल 2। आपको इसको इसमें पूछा गया था सही नहीं है, यानी कि गलत कौन सा है, तो आपका इसका आंसर हो जाएगा बी। इसी तरह से अब हम लोग बढ़ते हैं 84 की तरफ। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे केपलर मिशन का उत्तराधिकारी माना जाता है और यह अपनी खोजों का विस्तार और पूरक करेगा। यह नासा, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी और कनाडाई अंतरिक्ष एजेंसी के बीच अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का परिणाम है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, यानी केवल 2। इसी तरह से अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 85 की ओर बढ़ते हैं। लेजर कम्युनिकेशन रिले डिमॉन्स्ट्रेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह डेटा ट्रांसमिशन के लिए इंफ्रारेड लाइट का उपयोग करता है। इसे नासा द्वारा लॉन्च किया गया है। यह रेडियो फ्रीक्वेंसी सिस्टम की तुलना में उच्च बैंडविड्थ प्रदान करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 1, 2 और 3। इसी तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 86 की ओर बढ़ते हैं। लॉग 4 सेल सुभेद्यता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह सुभेद्यता एक ओपन सोर्स लॉगिंग लाइब्रेरी पर आधारित है। यह साइबर हमलावरों को लक्षित कंप्यूटर पर दूरस्थ रूप से कोड निष्पादित करने की अनुमति देता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी 1 और 2 दोनों। इसी तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 87 की ओर बढ़ते हैं। एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस API के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर सही है। ओपन सोर्स API सार्वजनिक रूप से उपभोक्ताओं के साथ साथ सॉफ्टवेयर डेवलपर्स के लिए भी उपलब्ध है। प्रत्येक वेब सेवा एक API है। API प्रोटोकॉल के प्रति एग्नोस्टिक होते हैं, जिसमें किसी भी प्रोटोकॉल या डिजाइन शैलियों का उपयोग कर सकते हैं। तो इसका सही ऑप्शन आपको बताना है 87 का सही आंसर है डी, यानी कि 1, 2 और 3 तीनों। इसी तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 88 की बढ़ते हैं। निष्क्रिय टीके रोगाणुओं के कमजोर या क्षीण रूप का उपयोग
इनका उपयोग हेपेटाइटिस ए, फ्लू, पोलियो और रेबीज जैसे बीमारियों से बचाने के लिए किया जाता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा बी, यानी केवल 2। इसी तरह से हम लोग 89 की ओर बढ़ते हैं। प्रौद्योगिकी के अनुसार के अनुप्रयोग हैं सुरक्षित संचार, आपदा प्रबंधन, फार्मास्यूटिकल। अब आपको इसका सही आंसर बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3, तीनों। इसी तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 90 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नासा द्वारा शुरू किए गए इमेजिंग एक्सरे पोलरीमेट्री एक्सप्लोरर मिशन का महत्व है? या न्यूट्रॉन सितारों से ध्रुवीकृत पोलराइज्ड एक्स किरणों का निरीक्षण करेगा, या वैज्ञानिकों को अतीत में ब्लैक होल की अस्तित्व को समझने में मदद करेगा, या पता लगाने में मदद करेगा कि पल्सर एक्स किरणों में कितने चमकीले होते हैं? इसका सही आंसर आप लोगों को दोस्तों बताना है। तो इसका सही आंसर है डी, यानी कि 1, 2 और 3, तीनों। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 91 की ओर बढ़ते हैं। मौर्य साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप को एक ही शासन के तहत लाने वाला पहला सबसे शक्तिशाली भारतीय साम्राज्य था। नंबर 2, चंद्रगुप्त मौर्य के अधीन साम्राज्य ने अपनी सीमाओं को मध्य एशिया और फारस तक विस्तृत किया। बिंदुसार ने कलिंग को छोड़कर अधिकांश भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार किया। तो इसका सही आंसर आपको बताना है दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 1, 2, 3, तीनों। अब इसी तरह से हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 92 की ओर। निम्नलिखित में से किस युद्ध में सिकंदर ने पोरस को हराया था? ठीक है, तो इसका सही आंसर आप लोगों को दोस्तों बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, यानी कि हाइडेस की का युद्ध। इसी तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 93 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक और वैज्ञानिक सांस्कृतिक संगठन यानी यूनेस्को की एक पहल है? मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क, रचनात्मक शहरों का नेटवर्क, एटलस ऑफ द वर्ल्ड्स लैंग्वेज इन डेंजर। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर आपको सही उत्तर का चुनाव करना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, यानी कि 1, 2 और 3। ये सारे प्रोग्राम यूनेस्को के हैं। यूनेस्को इन सारे प्रोग्राम को करता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 94 की ओर बढ़ते हैं। वैदिक शासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वैदिक काल के दौरान सैन्य मामलों पर बहस करने के लिए एक सभा थी। महिलाओं और पुरुषों दोनों दो विदथ सभा में भाग लेने की अनुमति थी। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, यानी कि 1 और 2 दोनों। इसी तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 95 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस प्राचीन ग्रंथ में भारत में गणतंत्र की उपस्थिति का उल्लेख मिलता है? अर्थशास्त्र में, महानिब्याना सूत्र में, अवदान शतक में, या फिर पाणिनि की अष्टाध्यायी में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, यानी कि गणतंत्र का उल्लेख इन सभी चारों किताबों में किया गया है। इसी तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 96 को ओर बढ़ते हैं। गौतम बुद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। बुद्ध के जीवन से जुड़ा स्थान महत्व। बोध गया में महाभिनिष्क्रमण हुआ था। सारनाथ में धर्म चक्र प्रवर्तन हुआ था। कुशीनगर में महापरिनिर्वाण हुआ था। इसमें से आपको सही आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, केवल 2 और 3, यानी कि बी ऑप्शन। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 97 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से महानानी अर्थात बौद्ध विरासत की 8 महान स्थल का हिस्सा है? ठीक है, आपको बौद्ध धर्म के बारे में ये जानकारी दी गई। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 1, 2, 3, 4, यानी कि
डी ऑप्शन सही होगा। इसी तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 98 की ओर बढ़ते हैं। बौद्ध धर्म सबसे पहले श्रीलंका में निम्नलिखित में से किन शासकों के शासनकाल में लाया गया था? तो इसका सही आंसर आपको बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा, सबसे पहले बौद्ध धर्म का प्रचार किसने किया था? तो आपको पता होना चाहिए कि अशोक, यानी कि ऑप्शन ए। 99 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कुरु, कंबोज, अशक, चेदी प्राचीन भारत के उपर्युक्त महाजनपदों को उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी कि पहले नंबर पर कंबोज, फिर दूसरे पर आपका कुरु, नंबर 4 पर चेदी वंश और नंबर 3 पर अस्मक वंश। ठीक है, ये उत्तर से दक्षिण का क्रम है। इसी तरह से अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 100 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 100, गौड़ी वैष्णववाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये चैतन्य महाप्रभु से प्रेरित एक धार्मिक आंदोलन है। गौड़ी वैष्णववाद का केंद्र बिंदु भगवान विष्णु के अवतार के रूप में विट्ठल की भक्ति पूजा है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो 100 का आंसर हो जाएगा केवल एक, यानी कि चैतन्य महाप्रभु से प्रेरित एक धार्मिक आंदोलन है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 101 की ओर। विश्व असमानता रिपोर्ट 2022 निम्नलिखित में किस संस्थान द्वारा प्रकाशित की गई थी? तो इसका सही ऑप्शन है वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब द्वारा प्रकाशित की गई थी, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा आपका ए। ठीक है, इसी तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 102 की ओर बढ़ते हैं। वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक 2021 निम्नलिखित में किस संस्था द्वारा जारी किया गया है? तो इसका सही आंसर आपको बताना है। इसका सही आंसर है बी, यानी न्यूक्लियर थ्रेट इनिशिएटिव और जॉन्स हॉपकिंस सेंटर द्वारा। इसी तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 103 पर बढ़ते हैं। वर्ष 2019 और 20 के लिए राज्य स्वास्थ्य सूचकांक के संबंध में, यह सूचकांक विश्व बैंक की तकनीकी सहायता से नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है। संकेतकों को स्वास्थ्य परिणाम, शासन और सूचना तथा प्रमुख इनपुट प्रक्रिया के डोमेन के तहत समूहीकृत किया गया है। तो इसका उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 1 और 2 दोनों। इसी तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 104 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से देश कॉमनवेल्थ वार ग्रेव्स कमीशन के सदस्य हैं? उपयुक्त इंडिया, न्यूजीलैंड, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, इन सभी में से आपको आंसर बताना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1, 2 और 4, यानी कि फ्रांस इसका सदस्य नहीं है। इसी तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 105 पर आते हैं। पंचशील समझौते ने किन दो देशों के बीच संबंधों की नींव के रूप में कार्य किया है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा भारत और चीन। इसी तरह से हम लोग 106 नंबर पर आते हैं। ब्लू डार्ट नेटवर्क पहल निम्नलिखित में से किन देशों के नेतृत्व वाली एक पहल है? तो इसका क्वेश्चन आंसर हो जाएगा अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। नंबर 107 की ओर बढ़ते हैं। संयुक्त व्यापार कार्य योजना ईरान और 6 देशों चीन, फ्रांस, जर्मनी, रूस, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ के बीच एक समझौता है। यह निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ठीक है, तो इसका ये बताना है कि आपको ये किससे संबंधित है, यानी कि ये है परमाणु क्षमता, ऑप्शन नंबर डी। नंबर 108 पर्वतमाला योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका उद्देश्य केवल सैनिकों की आवाजाही के लिए पहाड़ी क्षेत्रों से संपर्क में सुधार करना है। सीमा सड़क संगठन इस योजना की नोडल एजेंसी है। तो इसका सही ऑप्शन दोस्तों हो जाएगा टी, यानी कि ना तो 1 ना तो 2। इसी तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 109 पर आते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
या कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न रोकथाम निषेध और निवारण अधिनियम के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय है, या मामलों की जांच के लिए स्वतः कार्रवाई नहीं कर सकता है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों डी, ना तो एक ना तो दो। नंबर 110, एनीमिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एनीमिया विटामिन ए और विटामिन B12 की कमी से हो सकता है। 6x6x6 रणनीति एनीमिया मुक्त भारत योजना से जुड़ी है। तो इसका सही ऑप्शन दोस्तों हो जाएगा सी, यानी कि 1 और 2 दोनों। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 111, समृद्ध स्वास्थ्य देखभाल के अभिनव वितरण के लिए बाजारों और संसाधनों तक सतत पहुंच पहल हाल ही में चर्चा में रही या निम्नलिखित में से किस संस्थान द्वारा शुरू की गई? नीति आयोग द्वारा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा, या फिर पंचायती राज मंत्रालय द्वारा? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा नीति आयोग, यानी कि ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 112 पर बढ़ते हैं। फोर्टिफिकेशन का आशय विटामिन और खनिजों को मुख्य खाद्य पदार्थों में शामिल करने से है ताकि उनके पोषण स्तर में सुधार किया जा सके। सरकार ने पूरे देश में एक सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से फोर्टिफाइड चावल के वितरण को मंजूरी दे दी है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत चावल को फोर्टिफिकेशन और उसका वितरण एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। इसका सही ऑप्शन बताना है आपको दोस्तों। तो इसका सही ऑप्शन है केवल एक, यानी कि फोर्टिफिकेशन का आशय विटामिन और खनिजों को मुख्य खाद्य पदार्थों में शामिल करने से है ताकि उनके पोषण स्तर में सुधार किया जा सके। क्वेश्चन नंबर 113, खाद्य उत्पाद तत्व जिनके साथ फोर्टिफाइड किया गया है। चावल आयरन और विटामिन B12, दूध आयरन और विटामिन ए, नमक लोहा और आयोडीन। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही आंसर है 1 और 3, यानी कि चावल आयरन और विटामिन B12, नमक लोहा और आयोडीन। इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। इसी तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 114 की ओर बढ़ते हैं। गांधी शांति पुरस्कार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह महात्मा गांधी की 125वीं जयंती पर भारत सरकार द्वारा स्थापित एक वार्षिक पुरस्कार है। 2 पुरस्कार विजेताओं की चयन समिति की अध्यक्षता भारतीय राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, केवल एक। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 115 पर। पद्म भूषण पद्म पुरस्कारों के पदानुक्रम में सर्वोच्च है। इसके बाद पद्म विभूषण और पद्म श्री हैं। नंबर 2, पद्म पुरस्कार की एक उच्च श्रेणी किसी व्यक्ति को पहले के पद्म पुरस्कारों से कम 5 साल के अंतराल के बाद ही प्रदान की जा सकती है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए, आपको क्रम से इसको लगाना है कि पद्म विभूषण और पद्म श्री का किस क्रम पे नंबर रहता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी केवल 2 सही है, एक नहीं सही, क्योंकि सबसे पहले पद्म विभूषण आता है, फिर पद्म भूषण आता है और फिर पद्मश्री आता है। नंबर 116, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 246 के तहत पुलिस एवं सार्वजनिक व्यवस्था को किस अनुसूची के अंतर्गत शामिल किया गया है? तो इसका सही आंसर है 7वीं अनुसूची में राज्य, केंद्र और समवर्ती सूचियों के अलग अलग विभाग या व्यवस्थाएं सौंपी गई हैं। इसी तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 117 पर आते हैं। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा शुरू की गई स्त्री मनोरक्षा परियोजना का संबंध है। 117 का ऑप्शन है महिलाओं के मानसिक सुधार से, यानी ऑप्शन ए सही होगा। इसी तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 118 पर पढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग लैब वैन शुरू का उद्घाटन किया गया? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी कि गाजियाबाद। ठीक है, इसी तरह से अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 119 की ओर बढ़ते हैं। सुप्रिया जाटव किस राज्य से संबंधित हैं?
तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, मध्य प्रदेश से। इसी तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 120 पर आते हैं। मालन नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? तो सही आंसर है सी, यानी चंडा पहाड़ी पर। इसी तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 121 पर आते हैं। मध्य प्रदेश की ऊर्जा विभाग ने ऊर्जा क्षेत्र को उन्नत बनाने के लिए किस देश के साथ ऋण एवं अनुदान हेतु अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, यानी कि जर्मनी के साथ। लेमरू हाथी रिजर्व निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है? तो ये जो है छत्तीसगढ़ राज्य में अवस्थित है, यानी ऑप्शन सी। इसी तरह से हम लोग 123 क्वेश्चन नंबर पर आते हैं। संग्रहालय अनुदान योजना निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा आरंभ की गई है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी कि संस्कृति मंत्रालय। इसी तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 124 पर आते हैं। हाल ही में चर्चा में रही रज्जाजा झील निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा इराक, डी। इसी तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 125 पर आते हैं। निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित सही सुमेलित नहीं है? यानी कि ये जो रचनाएं दी गई हैं इसमें कौन सा लेखक का नाम सही लिखा है, कहाँ लेखक का नाम गलत लिखा है? मुद्रा राक्षस, विशाख दत्त, सूर्य सिद्धांत, सिद्धसेन, रघुवंश, कालिदास, पंच सिद्धांतिका, वारा मिहिर। तो इसका सही ऑप्शन है बी, यानी सूर्य सिद्धांत सूरसेन, सिद्धसेन। इसी तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 126 पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? सांख्य, जैमिनी, न्याय, गौतम, वैशेषिक कणाद और वेदांत वादरायण। तो इसका सही ऑप्शन है ए, यानी सांख्य जैमिनी। ठीक है। इसी तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 127 पे आते हैं। संविधान की 8वीं सूची में कौन सी भाषा शामिल नहीं है? तो आपको ये बताना है कि संविधान की 7वीं सूची में कौन सी भाषा शामिल नहीं की गई है? तो 127 का सी, अंग्रेजी है। इसी तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 128 पर पहुंचते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? अर्नेस्ट हाकेल, वाल्टर जी रोजेन, E.A. नार्स या A.G. टॉन्सले। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, A.G. टॉन्सले। इसी तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 129 पर आते हैं। अथाबास्का झील कहाँ अवस्थित है? नंबर ए, कनाडा, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका या फिर ईरान। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा अथाबास्का झील कनाडा में स्थित है। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 130। आर्थ्रोपोडा जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है, इसका दूसरा सबसे बड़ा संघ कौन सा है? दूसरा सबसे बड़ा संघ हो जाएगा मोलस्का, यानी कि ऑप्शन ए। भारत 131 नंबर क्वेश्चन। भारत के पहले ग्रीनफील्ड अनाज आधारित एथेनॉल संयंत्र की स्थापना कहाँ की गई है? अनाज आधारित एथेनॉल संयंत्र है, पूछा जा रहा आपसे। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बिहार, बी ऑप्शन। इसी तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 132 की ओर बढ़ते हैं। जर्मनी की वर्तमान चांसलर कौन है? पहले कौन थी और अब कौन बनी है, इसका आपको आंसर बताना है। तो अभी हेलमट कोल, यानी ऑप्शन बी। और पहले कौन था ये भी कमेंट बॉक्स में बताना आपको। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 133 पर आते हैं। वैश्विक शांति सूचकांक 2021 के अनुसार विश्व का सबसे अशांत देश कौन सा है? देखिए अभी ये आपका जस्ट लगभग पड़ोसी देश ही है, जिसकी सीमा सबसे कम भारत के सीमा से मिलती है। ठीक है, तो इसका जो है ऑप्शन हो जाएगा अफगानिस्तान। इसी तरह से 134 अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस डी, यानी कि 2 मई को मनाया जाता है। इसी तरह से हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 135 पर। भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप कौन सा है?
तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा साल्सेट। और ये भी आपको बताना है इस देश पर कौन सा नगर बसा हुआ है, जो कि फिल्म नगरी है, उद्योग नगरी भी कह सकते हो। ठीक है। इसी तरह से 136 पर आते, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान हेतु मार्ग उपलब्ध कराती है। इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी कि मरखा घाटी। इसी तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 137 नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन उड़ाने की अनुमति देने वाला पहला देश कौन सा बन गया? तो इसका सही ऑप्शन है इजराइल, नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन उड़ाने वाला। 138 क्वेश्चन नंबर, अभ्यास एक्स शक्ति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इसका ऑप्शन सही हो जाएगा भारत और फ्रांस से संबंधित है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 139, बटेश्वर पशु मेला कहाँ आयोजित किया गया था? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, आगरा। इसी तरह हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 140 पर, राष्ट्रीय बहुआयामी निर्धनता सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो इसका सही ऑप्शन है सी, यानी कि नीति आयोग। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 141 की ओर बढ़ते हैं, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? आपको बताना है 25 जनवरी, 5 अगस्त, 15 जुलाई या फिर 20 अक्टूबर। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 25 जनवरी। निम्न में से महाजनपद राजधानी का कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? मत्स्य, विराटनगर, मल्ल, वैशाली, अंग चंपा और सूरसेन, मथुरा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा मल्ल, वैशाली, ये सही सुमेलित नहीं है। इसी तरह से 143 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट लीड्स रिपोर्ट इंडेक्स 2021 में शीर्ष पर है? तो इस पर का सही ऑप्शन हो जाएगा ए, गुजरात। इसी तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 144 की ओर बढ़ते हैं, हाल ही में चीन ने निम्नलिखित में से किस देश को पहला टाइप 054A/P युद्धपोत सौंपा है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, पाकिस्तान। नंबर 2, अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 145 पर, पंचम दीपोत्सव उत्तर प्रदेश में कहाँ आयोजित किया गया था? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी कि हर बार सरयू नदी में दीपोत्सव का आयोजन किया जाता है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 146, गांधी सागर बांध कहाँ पर स्थित है? तो गांधी सागर बांध आंध्र प्रदेश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 147, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य बताना है आपको? तृतीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग लिया था। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन को दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा जाता है। सतारा की समानांतर सबसे लंबी समय तक अस्तित्व में रही। गांधी जी को भारत छोड़ो आंदोलन का नेता घोषित किया गया था। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी कि तृतीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने हिस्सा नहीं लिया था, और आपको ये गलत ऑप्शन ही बताना है, इसमें असत्य कौन सा है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 148 की ओर बढ़ते हैं, सैयद मोदी इंटरनेशनल टूर्नामेंट किस खेल से संबंधित है? अभी ये टूर्नामेंट लखनऊ में अपने उत्तर प्रदेश की राजधानी में आयोजित किया गया था, और इसको किसने जीता ये भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो इसका सही ऑप्शन है बैडमिंटन, बी। ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 149 की ओर बढ़ते हैं, निम्न में से कौन विषाणु जनित रोग नहीं है? प्लेग नहीं है, रेबीज नहीं है, या पोलियो नहीं है, या फिर हेपेटाइटिस नहीं है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा प्लेग, और बाकी सभी रेबीज जनित विषाणु जनित रोग हैं।
इसी तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 150 पे आते हैं। धन विधेयक से संबंधित अनुच्छेद है। धन विधेयक अनुच्छेद किसमें आपको ये बताना है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा टी यानी 110।